फ्रेंड, मैं इस लेक्चर में सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो है हेनरीज लॉ। और हम वन बाय वन ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स जो है बनाएंगे, जिसमें हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस एक दिन बैठेंगे 5 या 7 मिनट की वीडियो में और एक कोई भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक अगर आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है उसको भी बता सकते हैं। हम उस एक टॉपिक के बारे में बस डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस एक लेक्चर के अंदर वो टॉपिक हमको समझ में आ जाए। जैसे कि आज मैंने अपने मन से एक टॉपिक चुना है, हेनरीज लॉ सॉल्यूशन चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम गैसों की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं। हम समझते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं या जो दूसरे गैसियस के पार्टिकल, दूसरे किसी भी गैस के पार्टिकल हैं, वो किसी भी गिवन सॉल्वेंट में डिसॉल्व कैसे होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनको डिटरमाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होता है जो मैथमेटिकल है, जिससे हम लोग अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व निकाल पाए और ये भी पता लगा पाए कि दूसरे कौन से गवर्निंग फैक्टर हैं जो उस मैथमेटिकल ऑपरेट जो रिलेशनशिप है को ऑपरेट करता है। मैं आपके सामने लेके आया हूं हेनरीज लॉ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द गिवन लिक्विड एट गिवन कंडीशन। मैं सबसे पहले बता दूं, जहां से स्टार्ट करेंगे आप, तो जब भी आप गैसों की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, सबसे जो बड़ा फैक्टर आपके सामने आएगा वो होगा प्रेशर। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है किसी भी गिवन कंडीशन में वो है प्रेशर का, जो कि गैसों के पार्टिकल को बाइंड करता है, कंप्रेस करता है या एक्यूमुलेट करता है। एक जगह इकट्ठा करने के लिए या किसी गैस को किसी दूसरे जगह मर्ज करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए हमेशा ही प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा ही जब हम लोग गैसों के अमाउंट को डिस्कस करते हैं कि गैस का कितना अमाउंट किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, तो एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं कि उसका प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर गैस के अमाउंट को आप मास के टर्म्स में बताएंगे तो आप बताएंगे कि जो मास है, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, जो मास है वो असल में प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ जो गैस है, जो मास ऑफ गैस है, वो डिसॉल्व होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गैसों पर, गैस क्या होते हैं, वो लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते चले जाते हैं और उनके इंसर्ट होने से उनकी सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ती ही है। उसी अमाउंट को, उसी जो पार्टिकल का जो गैस का अमाउंट है, उसको आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी बताने के लिए समझाते हैं कि हमेशा ही जो गैस का मोल फ्रैक्शन होगा किसी गिवन सॉल्वेंट में जिसमें वो डिसॉल्व किया जा रहा है, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो के है वो हेनरी कांस्टेंट नहीं है, वो एक सिंपल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मैंने अपनी तरफ से एक फार्मूला आपके लिए बनाया हुआ है। ये फार्मूला से आप कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कर सकते हैं जिसमें गैसों के मास को बताया गया हो। ठीक है, हमेशा ही अगर गैस का सॉल्युबिलिटी मास के टर्म्स में हो तो आप ऊपर वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें जो के है वो हमेशा ही गैसों के नेचर, सॉल्वेंट के नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। P वहां पे प्रेशर है, जो कि एक्चुअली पार्शियल प्रेशर है गैस का, मतलब जिस गैस की सॉल्युबिलिटी आप स्टडी कर रहे हैं उसी गैस का प्रेशर है। यहां पर भी जो P है वो उसी गैस का प्रेशर है जिस गैस की सॉल्युबिलिटी आप डिस्कस कर रहे हैं। जबकि जो X2 है ये मोल फ्रैक्शन है किसी गैस का जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमेशा ही जो गैस डिसॉल्व होता है किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो हमेशा ही प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेम गैस जिस गैस की आप डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। और हमेशा ही जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो वहां पे हेनरी लॉ का एक कांस्टेंट लगता है जिसको आप बोलते हैं KH। KH जो है असल में ये भी गैसों के, मतलब कि एक्चुअली ये टेम्परेचर, गैसों के नेचर और सॉल्वेंट के नेचर का फंक्शन होता है। सॉल्वेंट गैसों के नेचर, गैस को बदलेंगे, सॉल्वेंट को बदलेंगे या टेम्परेचर चेंज होंगे करेंगे तो हेनरी कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो KH यहाँ पर इन सब का एक फंक्शन है और इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आप चेक करेंगे कि कभी अगर आप पार्शियल प्रेशर को थोड़े समय के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं, अगर आप पार्शियल प्रेशर को थोड़े समय के लिए कांस्टेंट मान लीजिए, तो जो KH होगा आप इसको लिख सकते हैं कि मान लीजिए पार्शियल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू X2 हो जाएगा। इसी फार्मूले में मैंने पार्शियल प्रेशर को क्या दिखाया, कांस्टेंट दिखा दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है कि जो
गैसों की सॉल्युबिलिटी है मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसको इस वैल्यू से भी आप रिलेट करके समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे जैसे KH की वैल्यू ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन मतलब कि जो गैसों की सॉल्युबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, एक्चुअली कम होगी। ठीक है, वो भी कम होगी। मैं अभी आपको रिलेट करके दिखाता हूं। ठीक है, लेकिन पहले आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास दो अलग अलग गैस है, अगर आपके पास दो अलग अलग गैस हैं, तो जिसमें KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। आप अगर टेम्परेचर के टर्म्स में देखिए तो आप यहां देख रहे हैं कि जो वैल्यू दी गई है, एक्चुअली ये वैल्यू है KH की। ये जो वैल्यू है ये हम KH की वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, आप देख रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 10 केल्विन, तो जो KH की वैल्यू है वो एक्चुअली ज्यादा हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू ज्यादा होती है, जो कि सॉल्युबिलिटी को घटाती है, क्योंकि KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो गैसों की सॉल्युबिलिटी है इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वो घट जाएगी। उसको दिखाने के लिए मैंने आपके सामने एक इक्वेशन भी रखा है। हमेशा ही जो गैस है जब डिसॉल्व करते हैं किसी गिवन सॉल्वेंट में और बनाता है वो सॉल्यूशन, तो वो रिएक्शन, वो जो प्रोसेस है हमेशा ही होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, कभी भी कोई भी जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर सकता है अगर वो एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमेशा ही रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। गैस के पार्टिकल जो रैंडमली मूवमेंट करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है ज्यादा, और उस काइनेटिक एनर्जी वाले गैसियस रैंडम पार्टिकल को ट्रैप कर रहे हैं आप किसी लिक्विड फेज के अंदर, जो कि काइनेटिक एनर्जी को घटा देगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी घटने की वजह से ये प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोसेस क्या होता है, बैक आएगा। प्रोसेस बैक आने का मतलब कि गैस अलग और सॉल्वेंट अलग, मतलब कि गैसों की सॉल्युबिलिटी हो गई कम। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी एट ए गिवन प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसों की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम, जो कि फिर से आप उसके डेटा से देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KH की वैल्यू बढ़ रही है, और KH की वैल्यू बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो किसी भी गिवन गैस के लिए मोर KH का मतलब होता है लो सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे KH बढ़ता है, KH बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। और आप इसको इससे भी प्रूव कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी क्यों कम हो रही है, क्योंकि गैसों की सॉल्युबिलिटी होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये सारे डिटेल आपको इसी एक छोटे से स्क्रीन वाले पेज पर दिख रहा है। जितने भी रिलेशन है इसमें मैंने आपको कुछ दिखाया हुआ ग्राफ भी, कि अमाउंट ऑफ जो मास है और प्रेशर के बीच में ग्राफ है, ये एक सीधा रिलेशन होता है। प्रेशर बढ़ाने पे मास, जो गैसों का मास है जो डिसॉल्व हो रहा है वो बढ़ता है। आप देख सकते हैं अलग अलग गैसों के लिए इस ग्राफ का स्लोप जो है बता रहा है कि किसकी सॉल्युबिलिटी होती है ज्यादा एट ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। आप देख लीजिए सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी है, जिसका स्लोप सबसे छोटा है, कम है, वो है हीलियम। और सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो इस बात को भी आप यहां से भी समझ सकते हैं कि 293 केल्विन पर नाइट्रोजन का जो KH की वैल्यू है वो असल में ज्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि उसी टेम्परेचर पर नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होगी ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आप गैसों की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ में आप इस सारे डिस्कशन में इसलिए कर रहा हूं, आप इसको दो तीन तरीके से देख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूं कि इस रिएक्शन में जो डेल्टा H की वैल्यू है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि डेल्टा H की वैल्यू है नेगेटिव, और गैसों को सॉल्यूशन फेज में जाने की वजह से उनका जो एंट्रोपी होगा वो भी कम होगा, और एंट्रोपी कम होने का मतलब होता है कि डेल्टा S की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। तो कभी भी गैसों की सॉल्युबिलिटी डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S नेगेटिव के साथ चलता है, जिसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए तो फार्मूले के हिसाब से डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप होता है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो डेल्टा G नेगेटिव तो मिलेगा, लेकिन अगर डेल्टा S नेगेटिव है तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब कि डेल्टा G अगर हमको नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा H बड़ा होना चाहिए T डेल्टा S से। तो आप बताएंगे थर्मोडायनेमिकली कभी भी कोई गैस का सॉल्युबिलिटी तभी स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल्टा H की वैल्यू T डेल्टा S से ज्यादा होगी।
अब आते हैं कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बेंड्स और एनॉक्सिया। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि बेंड्स एक ऐसा पेनफुल कंडीशन है जो ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में बनता है तब जब गैस के मॉलिक्यूल्स बबल्स आउट होते हैं। मैं रिपीट करूं, स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं जब अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो सिलेंडर लेके जाते हैं उनके गैस ज्यादा डिजॉल्व होते हैं हमारे ब्लड में, और जब वो बाहर आते हैं तो प्रेशर घटने की वजह से वो जो ब्लड में अब जो गैसेस हैं डिजॉल्व हुए हैं वह असल में बबल्स आउट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्रम्पिंग शुरू हो जाती है, मस्कुलर क्रम्पिंग, मस्कुलर पेन, जिसको बोला जाता है बेंड। और उसी से बचने के लिए हमेशा ही स्क्यूबा डाइवर्स के सिलेंडर में ऐसे गैसों का कंपोजिशन रखा जाता है जिसकी सॉल्युबिलिटी कम रहती हो। ध्यान रखिएगा, हमेशा ही ऐसे गैसों की सॉल्युबिलिटी कंपोजिशन रखेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, जिससे हम पेनफुल कंडीशन से बच सकें। एनॉक्सिया का मतलब होता है जब हमारी थिंकिंग कैपेसिटी ही खत्म हो गई, हम समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे, हम सोच नहीं पा रहे हैं, और ये तब होगा जब हमारे ब्रेन को हमको हमारे ब्लड के थ्रू कम ऑक्सीजन मिले। और ये तब होता है जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं। पर्वतारोही जो होते हैं, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबर, हमेशा उनके साथ जो आपको पता है ऊपर प्रेशर कम होने की वजह से हम जो एयर लेते हैं वो एयर सही से मिलता नहीं है, सही से न मिलने की वजह से जो डिजॉल्व ब्लड ऑक्सीजन है सही से ब्रेन में नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है जो हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारी देखने की क्षमता कम कर देती है, घटा देती है। इसको बोला जाता है एनॉक्सिया। इससे बचने के लिए भी हमको सिलेंडर का यूज करना पड़ता है। ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो कि एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में आते हैं कि हम प्रेशर का या कंपोजिशन का या गैसों की सॉल्युबिलिटी का एप्लीकेशन या यूज कहाँ और कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आप इससे पढ़ सकते हैं। ये सारा हो गया आपका हेनरीज लॉ के बारे में। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में अगर आपका कोई दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि डिस्कस मैं करूं, वो मुझे बताइए, या फिर हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे उस दिन। ठीक है, ओके, थैंक यू।